सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बीकानेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज बीकानेर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। पूगल के भानीपुरा गांव जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन करेंगे, अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीकानेर के दौरे पर सीएम है। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बीकानेर के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं, उनका पूरा कार्यक्रम बताइएगा, क्या कुछ है? जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद में भजनलाल शर्मा जो हैं वो पहली बार बीकानेर दौरे पर आने वाले हैं। उनको 12 बजे बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन उनका जो दौरा है वो थोड़ा सा लेट हो चुका है। और जो बीकानेर के पूगल तहसील में जो भानीपुरा गांव है, वहां पर उनको भारत विकसित संकल्प यात्रा में शामिल होना, उसका वो जायजा भी लेंगे, शिविर का जायजा लेंगे। उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर से सीधे बीएसएफ के ग्राउंड पर उतरेंगे। वहां से जो एसपी मेडिकल कॉलेज हैं वहां जिला अधिकारियों की बैठक लेंगे, उनसे समन्वय बैठक भी लेंगे। उसके बाद में बीजेपी का जो जिला कार्यालय है वहां जाकर के भी बीजेपी के जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे भी मंत्रणा करेंगे। और शाम लगभग 5 बजे के तकरीबन जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो वापस जयपुर के लिए रवानगी ले लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, अधिकारियों की बैठक सीएम लेंगे और इसके साथ साथ भारत विकसित संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से सीएम भजनलाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम काफी संजीदा हैं। इसी के तहत वो औचक निरीक्षण करते रहते हैं और मौके पर ही लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जानते भी हैं। शुक्रवार देर रात सीएम अचानक ही लाव लश्कर के बिना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरे के बाहर सो रहे लोगों को कंबल बांटने के साथ ही उनका हालचाल जाना। इसके बाद सीएम थाने पहुंचे और रजिस्ट्रों को देखा। बताते चले कि उन्होंने रोजनामचे की जानकारी लेने के साथ ही इलाके में होने वाली गश्त के बारे में जानकारी ली और इसके साथ पुलिस वालों से उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बातचीत की। तो खुले में सो रहे लोगों से सीएम ने संवाद किया और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो 4 तस्वीरें जो आज चर्चा का विषय बनी रही सियासी गलियारों में। अचानक जब सीएम थाने पहुंचे और वहां पर लोगों से तो बातचीत की ही, पुलिसकर्मियों की समस्या जानी, साथ ही फाइलों का भी निरीक्षण किया। रैन बसेरे पहुंचे, वहां पर लोगों को उन्होंने कंबल बांटे। और चौथी तस्वीर जब वो स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर खुले में सो रहे लोगों को कंबल दिए। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को राज्य की कमान सौंपी। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद से ही सीएम भजनलाल लगातार एक्शन मोड में। इसी क्रम में देर रात सीएम भजनलाल शर्मा ने सदर पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया और खुद थानेदार भी बन गए। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा अचानक जयपुर शहर के सदर थाने पहुंचे थे। आधी रात को मुख्यमंत्री को थाने में देखकर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। सीएम भजनलाल थाने में रखे एक रजिस्टर को देखा और वहां के स्टाफ की पूरी जानकारी ली। सीएम ने इस दौरान एफआईआर से लेकर इलाके में होने वाली गश्त के बारे में भी जानकारी ली। इतना ही नहीं, देर रात ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने रैन बसेरों का भी जायजा लिया। सीएम को देखकर नाइट शेल्टर में रह रहे लोग भी हक्के बक्के रह गए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों का हालचाल जाना और जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब सीएम अचानक कहीं पहुंच गए हों। कुछ दिन पहले भी सीएम भजनलाल अचानक मानसरोवर के सिटी पार्क पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने आम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक की और उनसे बात भी की थी। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री ने पार्क में लोगों के साथ चाय भी पी थी। वहीं सीएम भजनलाल 25 दिसंबर को अचानक एसएमएस अस्पताल की बांगर बिल्डिंग में भी पहुंचे थे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को सुधार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। वहीं 31 दिसंबर की देर रात मुख्यमंत्री जेके लोन अस्पताल और रामनिवास बाग के रैन बसेरों का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। उन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई थी और उनको तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए थे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
द बार एसोसिएशन जयपुर का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अध्यक्ष पवन शर्मा और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस MN श्रीवास्तव हैं। समारोह के अध्यक्ष की अध्यक्षता उन्होंने की है। सीएम ने भजनलाल द बार एसोसिएशन जयपुर अध्यक्ष पवन शर्मा को शपथ दिलाई है। वहीं महासचिव राजकुमार शर्मा को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस MN श्रीवास्तव ने दिलवाई है शपथ। हाईकोर्ट जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस फरंजन अली ने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सीएम से अधिवक्ताओं के वेलफेयर से जुड़ी मांगों को पूरा करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के प्रभारी और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शनिवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने साफ कह दिया है कि जल्द ही इंडी गठबंधन की सीटों का बंटवारा होने वाला है। धरातल पर जो काम करना चाहिए था, मैं मानता हूं सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए जो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही हैं और मैं समझता हूं बहुत जल्द जो सीटों का बंटवारा है वो फाइनल स्टेजेस में आ जाएगा। उसकी घोषणा भी इंडिया अलायंस की सभी गठबंधन के साथी करेंगे। तो ये चुनाव होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव हम लोकसभा का लेकर आएँ इश्यूज़ पे जो जनता के इश्यूज़ हैं। हम चाहते हैं कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी और आपकी जो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर वाद विवाद हो, उस पर जनता मन बनाए। प्रदेश में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत आज डिप्टी सीएम और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो थे डिप्टी सीएम, वो और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम बैरवा ने जहां जयपुर के मालवीय नगर के वार्ड नंबर 134 स्थित हनुमान मंदिर में श्रमदान करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने टोडा राय सिंह स्थित श्री चारभुजा मंदिर में जाकर सफाई की। झालावाड़ का रुख करेंगे। सड़क हादसे में युवक की जान चली गई है। मनोहर थाना इलाके में बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि हादसे में ट्रक में सवार युवक की जान चली गई। ट्रक में सागवान की अवैध लकड़ियां भरी हुई थी। मनोहर थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कोटा में 500 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बेमियादी हड़ताल की है। पिछले 2 दिनों से 2 घंटे कार्य बहिष्कार के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी सहित कई बड़े अस्पतालों में हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। मरीजों के साथ ही उनके परिजन भी परेशान है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी उनका स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण रेजिडेंट डॉक्टर्स को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मांगों को पूरा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कुछ नहीं, वो हड़ताल के चक्कर में ऑपरेशन कराना मुझे, तो ऑपरेशन हो नहीं रहा, भर्ती होना भी। अब तो पता लगा कि हड़ताल हो रही है। ऑटो ले गया हो? हाँ। कितने रुपये में निकला ऑटो? ऑटो कम से कम 100-150 रुपये का ऑटो करके आया हूँ। क्या हुआ था पैर में? स्लिप मार गया, पेट से फ्रैक्चर हो गया। हमारी जो पिछले 6 से 7 महीनों की सैलरी अटकी हुई है, वो स्टाइपेंड अटका हुआ है, वो किसी भी रेजिडेंट का नहीं दिया गया है। और कुछ लोगों का तो 1 साल से स्टाइपेंड और सैलरी नहीं आई है। उससे क्या होता है कि अपने जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है रेजिडेंट को। और बहुत सारे रेजिडेंट की जिनकी EMI चल रही है, हाउस लोन, होम लोन और कार की EMI चल रही है, वो सारी स्किप हो रही है। उनका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उनको सिबिल कम हो रहा है उनका। साथ में हॉस्टल से रिलेटेड मुद्दे, जिसमें शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, विद्युत उपकरण और वाटर कूलर की जो पहले भी शिकायत कर चुके हैं मैडम को, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। साथ में कुछ हॉस्टल्स में चोरी हो रही है, ताले तोड़े जा रहे हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर है, वहां का रुख करेंगे। युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। घर में फांसी का फंदा लगाकर बताया जा रहा है युवक ने जान दी। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एक युवक ने अपनी जान दे दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, युवक ने बताया जा रहा है आत्महत्या कर ली है। झालावाड़ से एक खबर है, जहां पर घर में ही फांसी का फंदा युवक ने लगाया और उसके बाद
और उस पर झूल गया। पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे पुलिस को सूचना मिली कि वो अपनी जान दे दी है तो वहां पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया है, शव को कब्जे में ले लिया गया। और भरतपुर का रुख करेंगे। चौथे दिन भी जाट समाज का महापड़ाव लगातार जारी है। बात के लिए प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल की सूची मांगी है। सीएम से बातचीत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल की सूची मांगी गई। संघर्ष समिति ने प्रशासन को 16 नामों की सूची सौंप दी है। सीएम से बात के लिए प्रशासन अब समय तय करेगा और उसके बाद इनके जो मुद्दे थे जाट समाज के आरक्षण को लेकर के उस पर बातचीत की जाएगी। तो सीएम से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल की सूची मांगी गई थी। बताते चले कि पिछले 4 दिनों से जाट समाज का महापड़ाव लगातार जारी है और आज जो है चौथा दिन है और सुबह से ही जाट समाज ये संभावना जता रहा था कि जल्द ही 22 तारीख से पहले प्रशासन जो है उनसे बातचीत करे, अदरवाइज 22 तारीख के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी जाट समाज की तरफ से दी गई थी और इसमें ट्रेन रोकने की बातचीत कही गई थी और सड़कों को जाम करने की बातचीत कही गई थी। लेकिन 22 तारीख तक जाट समाज की तरफ से कहा गया था कि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से। अब जानकारी यह है कि जयचौली गांव में जो जाट समाज का महापड़ाव चल रहा है वहां से प्रतिनिधिमंडल की सूची मांगी गई है। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव लगातार जारी है और जाट समाज के महापड़ाव का आज चौथा दिन है। 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव चलेगा और उसके बाद क्या रणनीति रहेगी, इसी को लेकर के जाट समाज द्वारा यहाँ बैठक जो है वो चल रही है और रणनीति बनाई जा रही है। गांव के जो पंचपटेल हैं, महापड़ाव के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अब रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि आज 20 जनवरी हो चुकी है, 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन शांतिपूर्ण तरीके से और ये महापड़ाव चलेगा और उसके बाद क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये महापड़ाव किस करवट बदलेगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि जाट समाज के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, कल महिलाओं ने भी इस महापड़ाव में भाग लिया था और ऐसे में गांव को पूरी तरह से छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही रेलवे की पटरी है, जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग है वो गुजरता है, तो ऐसे में वहाँ रेलवे के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात किए गए हैं। करीब 100 से अधिक रेल के पुलिसकर्मी हैं वहाँ तैनात किए गए हैं। जाट समाज के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से ये आंदोलन रहने वाला है उसको लेकर के, क्योंकि अब चौथा दिन है, आज चौथा दिन है तो 4 दिन बीत गए हैं, तो ऐसे में बात करेंगे उनसे कि किस तरह की रणनीति आपकी रहने वाली है। आज चौथा दिन है महापड़ाव को लेकर के, किस तरह की रणनीति अब आगे की रहेगी? रणनीति तो अभी ये है कि पड़ाव जारी है, सरकार के निमंत्रण का इंतजार है। सरकार 22 तारीख तक हमारी समस्या का समाधान करती है, हमें केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिला देती है तो कुशलता से अपने घर जाएंगे और सरकार का धन्यवाद करेंगे। अन्यथा जो आंदोलन की रणनीति होगी 22 के बाद संघर्ष समिति मिलके तय करेगी। निश्चित रूप से आंदोलन उग्र रूप लेगा। सरकार समय रहते जागे, जाट समाज को हल्के में नहीं ले। हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है और हम अपेक्षा करते हैं सरकार से, विश्वास भी है कि हमें समय रहते आरक्षण मिलेगा केंद्रीय सेवाओं में। बिल्कुल, संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार, उनसे बात करेंगे। आज चौथा दिन हो गया है, आपको 4 दिन बीत गए, अब क्या रणनीति आगे की? देखिए, जो 17 तारीख को महापड़ाव शुरू किया था, इसके 2 कारण हैं। 22 तक गांधीवादी तरीके से हमने आंदोलन को गति दी है। पहला कारण तो राम मंदिर के उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जाट समाज ये अपने आप को साबित करना नहीं चाहता कि राम भक्तों के रास्ते में बाधा है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो समय रहते हमारी एडवोकेसी करेंगे और केंद्र की सेवाओं में हमारी जो 3 सूत्री मांग है, केंद्र में आरक्षण और
वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और 2017 में लगे मुकदमे वापस हों। तो ऐसे में ये साफ है कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव चल रहा है। आज चौथा दिन है महापड़ाव का और अभी भी जाट समाज का महापड़ाव लगातार जारी है। वार्ता की कोई भी सकारात्मक पहल यहाँ पर नहीं निकल रही है। इनका कहना है कि अगर वार्ता के लिए न्योता आता है तो हम वार्ता करेंगे। प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चलिए रुक करेंगे बांसवाड़ा का, जहां से बड़ी खबर है। लापरवाह एएनएम पर बड़ी कार्रवाई की गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत ई-केवाईसी में लापरवाही बरती गई थी। लापरवाही बरतने पर 6 एएनएम पर कार्रवाई की गई। जिले भर में 6 लापरवाह एएनएम को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर लापरवाही पर गाज गिरी है। लापरवाह एएनएम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 को, जिले भर में 6 एएनएम ऐसी थी जिन पर आरोप लगा कि ये लापरवाही से कार्य कर रहे थे, इनको निलंबित कर दिया गया। डिडवाना में 2 सगी विवाहिता बहनों सहित 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत के बाद पुलिस ने मामले में 6 लोगों को राउंड अप किया है। बताते चले कि दोनों बहनों ने अपने बच्चों के साथ फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी, जिसके बाद मृतक बहनों के परिजनों ने मौलासर थाने में ससुराल पक्ष पर हत्या का केस दर्ज करवाया। परिजनों के मुताबिक ससुराल पक्ष दोनों बहनों को प्रताड़ित कर रहा था। दोनों बहनों के पति करीब 5 सालों से विदेश में काम कर रहे हैं। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दोनों बहनों को घर के कमरे में ही रखते थे। उन्हें मकान के दूसरे हिस्से में जाने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा उन्हें घर में बार बार मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था। ये मौलासर थाना इलाके में नुआ गांव है। वहाँ की एक ही परिवार में सिंगरावट की 2 बेटियां ब्याही हुई थी। उन दोनों बेटियों की डेड बॉडी व एक बेटी है 7 साल की वो, और एक 4 साल का बेटा है। इनकी डेड बॉडी वहाँ एक रूम में मिली है और पीयर पक्ष को सूचना दी गई। पीयर पक्ष उपस्थित आया, जिसने हत्या का आरोप लगाया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा है। इन बदमाशों में एक बदमाश सीकर का गैंगस्टर है, वहीं एक आरोपी झुंझुनू का रहने वाला है। शुरुआती जांच में सामने आया था कि सभी आरोपी राम मंदिर का नक्शा चुराने की फिराक में थे और विदेश में रहने वाले खालिस्तान समर्थक हरमिंदर सिंह के निर्देश पर वहां पर गए थे। एक आरोपी सीकर जिले का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। आरोपी पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है, जिनमें एक कैदी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचने का भी मामला है। कहा जा रहा है कि जेल में रहने के दौरान आरोपी खालिस्तानियों के संपर्क में आया था, जिसकी सूचना उत्तर प्रदेश एटीएस को दी गई थी। जैसलमेर में लगातार अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने अब सैकड़ों साल की प्राचीन धरोहरों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर नगर परिषद और पुरातत्व विभाग नाकाम दिखाई दे रहा है। कार्रवाई को लेकर लोगों ने प्राचीन धरोहरों को अतिक्रमण मुक्त करवाकर संरक्षित करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दरअसल दुर्ग के मेन गेट से तकरीबन 200 मीटर दूर 600 साल पुरानी वीर योद्धाओं की छतरियों और महारानी मंगलियाणी की सती स्थल पर अवैध दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर दिया गया। इस संबंध में उच्चाधिकारियों ने एक कमेटी गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सभी लोग पूरे जिले के 3 ज्ञापन लेकर के एक दूधो जी तिलोकसी जी, जिनकी ऐतिहासिक छतरियां हैं, उन पर अतिक्रमण हो रहा है। सीवरेज के पाइप वहां पर निकाल दिए गए हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। ढूंढ करके निकाला जाता है कि हमारी धरोहर कहाँ है, उसको कैसे हम सुरक्षित करें और किस तरीके से उसका पुनरुद्धार किया जाए, जबकि जैसलमेर में सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जैसलमेर जिले के लगभग पूरे गाँव के सभी मोजिज लोगों ने आज जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि महारावल दुर्जन साल जी जो जैसलमेर के 11वें शासक हुए और इस जैसलमेर स्टेट का उस समय नाम पूरे विश्व में दर्ज करवाया, उस आन बान शान के लिए उन्होंने दूसरा साका किया। उनकी जो छतरियां, जो उनके स्मृति स्थल है, जो किले से बाहर 200 मीटर की परिधि में बने हैं, वहां अड़ोस पड़ोस के लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। कोटा के डीसीएम वाल्मीकि बस्ती में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर हमला किया। बदमाशों ने घर में घुसकर तलवारों और सरिये से हमला करने की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लॉट विवाद के चलते लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, ऐसी जानकारी है। पुलिस जांच कर रही मामले की।
बजे मेरे घर में गाली गलौज कर रहा था दरवाजे पे। मैं जैसे गेट बंद करने आई तो लेडीज़ को जैसे कुंडी लगाई ना तो गेट जुड़ नहीं पाई मैं, और लेडीज़ घुसी पहले तो, फिर दोनों वो बाप बेटे घुसे। उसके बाद में उन्होंने आके हमारे घर में हमला करा। जो मैं जैसे उन्होंने गिराई ना नीचे, मैं तो गिर गई और ये मुझे उठाने बचाने आए। तो छोटा बेटा आया था पहले, उसका जुमा जुमी करके और उसके सरिये की दे ली उन्होंने। झुंझुनू के चिड़ावा में सड़क पर वाहन की साइड को लेकर कहासुनी के बाद बाइक सवार 3 युवकों ने सूरजगढ़ मोड़ पर कार को रुकवाकर तोड़फोड़ की। साथ ही कार सवार पिता बेटे के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद तीनों युवकों मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोटा के उम्मेदगंज के दाई मुख्य नहर में कार सहित 2 युवकों की गिरने के मामले में एक युवक 50 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 30 किलोमीटर तक सर्च किया है। टीमें लगातार नहर में तलाशी कर रही हैं। बुधवार को अपने गांव जाते समय बताया जा रहा है कि कार जो है वो गिर गई थी यहां पर, जिसमें कार सवार एक युवक बाहर आ गया था, पर दूसरे का कोई सुराग नहीं मिला।